Hello student, this is me Prashant Tripathi, your mentor for teaching and learning process. In this lecture, we are going to talk about the second chapter of CBSE Biology for class 10, that is control and coordination. Students, हम इस चैप्टर में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में जो कि लाइफ प्रोसेसेस का था, इसमें हमने बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में देखा, जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब सिस्टम्स के बारे में हमने बात की। सो ओवरऑल ये सारे सिस्टम्स दिखा क्या रहे थे? ये सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग के बारे में दिखा रहे थे। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज, वो सब रिजल्ट होती हैं या ओवरऑल रिजल्ट करती हैं हमारी ग्रोथ में। और ओवरऑल रिजल्ट करती है हमारी ग्रोथ में, मतलब कि जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो एक हॉट चीज को छू रहा है, जब वो छुएगा, एक बार तो छू लेगा, दोबारा फिर नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि वो चीज गर्म है। और जब उसको पता चलेगा तो कैसे पता चल रहा है? इसी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की वजह से। मतलब एक एक्टिविटी करने के बाद अगर उस एक्टिविटी में प्रॉफिट है तो वो दोबारा करेगा, और अगर उसमें प्रॉफिट नहीं है तो वो उसको नहीं करेगा। मतलब कि एक कंट्रोल आ रहा है, और ये कंट्रोल क्या दिखा रहा है? ये कंट्रोल उस इंडिविजुअल की ग्रोथ को दिखा रहा है। और इस कंट्रोल आने की वजह से, ये कंट्रोल कैसे आया? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से। सो यहां पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट होता है। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, या हम कहें कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है, और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए। तो वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या होता है? अगर हम मल्टीसेलुलर में बात करें तो नर्व टिश्यू जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। नर्व टिश्यू आगे जाकर के एक तरह का फंक्शन, एक तरह का सिस्टम बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और स्टूडेंट्स, ये नर्वस सिस्टम मेनली कहां पर पाया जाता है? ये नर्वस सिस्टम मेनली पाया जाता है ऐसी जगह पे जो सेंस ऑर्गन्स कहे जाते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब कि जो सेंस करेंगे बाहर की चीजों को सेंस करने का मतलब कि ये एनवायरनमेंट के प्रोसेसेस को सेंस करेंगे। और एनवायरनमेंट के प्रोसेस को कैसे सेंस करेंगे? अगर आप नोज की बात करें, अगर आप टंग की बात करें, अगर आप स्किन की बात करें, तो ये सब क्या है? ये सब आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। अगर आप स्किन में देखें तो स्किन में हमने जैसे ही यहाँ पर पिंच किया, तुरंत हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ पर पिंच किया। तो ये एक्टिविटी किस वजह से हो रही है? बिकॉज यहाँ से नर्व्स गई हुई है ब्रेन तक, और ब्रेन से दोबारा एक नर्व आई है यहाँ तक। अभी इसके बारे में बात करेंगे, कौन मैसेज ले जा रहा है, कौन मैसेज वापस लेकर के आ रहा है, बट अभी इतना समझिए। जैसे हम नोज की बात करते हैं तो नोज जो पाया जाता है इसको हम ऑल्फैक्टरी ऑर्गन बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। टंग जो पाई जाती है इसको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्यों? टंग टेस्ट करने का काम कर रहा है, आपको पता होता है टेस्ट बड्स पाई जाती हैं अलग अलग। सेम एज नोज हमें बताता है अलग अलग तरह के स्मेल्स के बारे में। तो ओवरऑल ये हो क्या रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि नर्व जो एक स्पेशलाइज्ड टाइप का टिश्यू है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। किस तरह के सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है? ऐसे सिग्नल्स जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स, हम इसी नर्व का स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि कैसे ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, एक चीज और, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा उस सिग्नल को हम लोग नाम देते हैं इम्पल्स। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम इसी इम्पल्स को लेकर के आगे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखें तो अगर हम देखें कि ये हमारी बॉडी है और ये हमारी बॉडी है, यहाँ पर कुछ हुआ और यहाँ से डायरेक्टली मैसेज गया यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आया, तो अभी हमने आपको बताया कि ये एक
स्पेशलाइज सिस्टम या स्पेशलाइज टिश्यू की वजह से होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नर्व। तो स्टूडेंट्स ये है नर्व का स्ट्रक्चर, और नर्व के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। जो नीचे वाला ये पार्ट पाया जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। और एक्सॉन से लगी हुई बाहर की शीट, ये एक कवरिंग बना रही है बाहर साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। क्या नाम देते हैं? माइलिन शीट। और माइलिन शीट आगे जाकर के एक्सॉन आगे जाकर के एक तरह की ब्रांचिंग बनाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डेंड्राइट्स। अच्छा, ये चीज समझिएगा कि सिग्नल्स जो है वो डेंड्राइट से ट्रांसफर होंगे, एक्सॉन से होते हुए आगे जाकर के फिर से डेंड्राइट से ही आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह का, अगर आप इस पार्ट को बाहर निकाल लें, ये देखिए हमने इस पार्ट को बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो ये पार्ट कैसा है? ये पार्ट कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ऐसा है। तो ये क्या बना रहा है? ये स्टूडेंट्स बना रहा है एक तरह का नॉब, और इस तरह के नॉब में यहाँ पर केमिकल्स फिल होते हैं। इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर केमिकल्स फिल होते हैं और ये दूसरे नॉब की एंडिंग से जुड़ा होता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो नेटवर्क है या यहाँ पर जो इंपल्स है वो ट्रांसफर होगा, यहाँ से आ रहा होगा और डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि जहां पर भी नर्व और मसल्स जुड़ेंगे आकर के, नर्व प्लस मसल्स जुड़ेंगे आकर के, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। स्टूडेंट से देखिए तो यहाँ पर ये आदमी भाग रहा है। ये आदमी क्यों भाग रहा है? तो एनवायरनमेंट में हमारे जितनी भी चीजें होती हैं उसके रिस्पॉन्स में जब हम एक्शन करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी डायरेक्टली कंट्रोल होती है हमारे ब्रेन से। जैसे कि हमने अभी तक बताया, आप लोगों को यही समझ में आएगा। अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग टिश्यू है, किसी भी चीज को सोचने के लिए टिश्यू जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है फॉरवर्ड पार्ट में ब्रेन के। और फॉरवर्ड पार्ट में ब्रेन के आप देखें तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स का, और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा ब्रेन में। तो यहाँ पर सिग्नल्स जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा देरी लगेगी, और जब बहुत ज्यादा देरी लगेगी तो इतनी टाइम में तो एक्सीडेंट हो जाएगा अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो, या हम कहें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस नर्व को, जो नर्व फील कर रही है उस इफेक्टर ऑर्गन पे, उसको अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दे उस पार्ट से, समझिएगा, हम नर्व को डायरेक्टली कनेक्ट कर दे उस पार्ट से जो मसल्स को कंट्रोल कर रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही नर्व पे इंपल्स आएगा तुरंत ही ये मसल कंट्रोल कर लेगी और यहाँ पर ब्रेन तक सिग्नल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फंक्शनिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और इसी फंक्शनिंग के फास्ट होने को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कहने का मतलब क्या है? ये आर्क है। अगर हमने बोला कि यहाँ पर हमने पिंच किया और पिंच करने पे जैसे ही हमने पिंच किया यहाँ से कनेक्टेड है, मान लेते हैं यहाँ पर है ऑर्गन, यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ ऑर्गन, तुरंत ही यहाँ से मैसेज आ गया यहाँ पे और एक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व तक इसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी जो ब्रेन में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस रिफ्लेक्स आर्क को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है या एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक कनेक्ट तो होती है, बट जितनी भी नर्व्स हैं, जो मेन नर्व्स हैं जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है डिफरेंट एक्टिविटीज से, वो पहले कनेक्ट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और ये स्पाइनल कॉर्ड आगे जाकर के कनेक्ट होता है ब्रेन से। तो स्टूडेंट्स, हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्स आर्क को। रिफ्लेक्स आर्क को समझने से पहले हम दो चीजों के बारे में समझेंगे। एक को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। जब हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं तो ऐसी नर्व जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से कहने का मतलब कि ऐसा पार्ट जहां पर डायरेक्टली एक्टिविटी हो रही है। अगर किसी बच्चे ने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो हाथ क्या होगा? ये हो जाएगा सेंसरी ऑर्गन, और यहाँ से निकलने वाली नर्व जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? सेंसरी नर्व हो जाएगी। और मोटर न्यूरॉन क्या है? जो
वापस लेकर के जाएगी सिग्नल उस इफेक्टर मसल्स तक। इस बात को समझिएगा, इफेक्टर मसल्स तक, और जैसे ही इफेक्टर मसल्स से सिग्नल जाएगा उस इफेक्टर मसल्स में एक्टिविटी होगी और वो बच्चा हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ को तुरंत बाहर उठा लेगा। सेम मैसेज यहाँ पर हम देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, टीएस स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन हमने काट के दिखाया है। एक नर्व निकल करके आ रही है इस पार्ट से जो कनेक्टेड है इस नर्व से, और ये नर्व दोबारा जा रही है इस मसल्स के पास में। तो ये समझिएगा कि ये जो है ये स्किन का पार्ट मान लेते हैं हम, और ये इससे एसोसिएटेड मसल्स। यहाँ से नर्व सिग्नल निकल करके जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा इसको यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा, और सिग्नल मिलते ही तुरंत ये नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट हो जाएंगे यहाँ पे, और मसल्स का तुरंत ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इफेक्टर मसल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। सो इस पूरे प्रोसेस को जो स्पाइनल कॉर्ड एसोसिएशन है इसी को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, ये रिफ्लेक्स आर्क क्यों जरूरी है? ये रिफ्लेक्स आर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में जिसके लिए हमें इंस्टेंट एक्शन की जरूरत होती है, उसके लिए हम ब्रेन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं। इसलिए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या हम बहुत सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एनिमल्स भी आते हैं उनको भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक को हम लोग बोलते हैं सीएनएस और एक को हम लोग बोलते हैं पीएनएस। जो सीएनएस है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस को बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको समझिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें मेनली दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं ब्रेन और एक को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस की बात करें जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसमें नर्व्स का ग्रुप आता है, नर्व्स का ग्रुप आता है। अच्छा, ये नर्व्स का ग्रुप क्या करेगा? ये नर्व्स का ग्रुप डायरेक्टली सीएनएस को कोऑर्डिनेट कराएगा अदर ऑर्गन्स के साथ में, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कराएगा अदर ऑर्गन्स के साथ में। इसमें दो तरह की नर्व्स आती हैं। कौन कौन सी नर्व्स आती हैं? एक नर्व जो निकलेंगी ब्रेन से, जो ब्रेन से निकलेंगी उनको हम लोग नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। और सेम एज इट इज एक निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से जिनको हम लोग नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्टूडेंट्स, ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ही मेनली रिस्पांसिबल होती है हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैनेज कराने के लिए। तो अब हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे ब्रेन पर और हम देखेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन को हम देखें तो सबसे पहले बाहर ह्यूमन ब्रेन में एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रेनियम कैविटी। इस क्रेनियम कैविटी के अंदर ब्रेन एज इट इज रखा रहता है। इसमें क्रेनियम फ्लूइड भी पाया जाता है। अगर आप देखें तो ऐसे कैविटी है, इसके अंदर ये ब्रेन पाया जा रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर बीच में एक तरह की फ्लूइड भी पाया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रेनियम फ्लूइड। ये शॉक से बचाता है ब्रेन को। अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला पार्ट होता है जिसे हम बात बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए तो इन जितने भी पार्ट्स हैं इनके सबके अलग अलग फंक्शनिंग है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि थिंकिंग करने के लिए बहुत सारी नर्व्स आकर के फोर ब्रेन में अटैच होती हैं। सेम एज फोर ब्रेन में अटैच होंगी और ये मेनली थिंकिंग पार्ट होता है। क्या क्या थिंक करेगा? ये हियरिंग करेगा, स्मेल करेगा, और ये साइट ऑफ हंगर भी यहाँ पर पाया जाता है। आपको भूख लगती है, भूख लगने के लिए जो पार्ट पाया जाता है या जो पॉइंट पाया जाता है जो बताता है आपको भूख लग रही है, वो कहाँ पाया जाएगा? फोर ब्रेन में पाया जाएगा। इसके बाद जितनी भी बॉडी में वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज कहने का मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जो आप खुद चाह करके कर रहे हैं। अगर हम हाथ उठा रहे हैं तो ये हम खुद चाह करके हाथ उठा रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, ये समझिएगा वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो हम खुद चाह करके करते हैं इट्स नोन एज वॉलेंट्री, और जो हम बिना चाहे करते हैं जो बॉडी अपने आप से करती है उसे हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कहते हैं। वो भी हम समझेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो वॉलेंट्री एक्टिविटीज सब कंट्रोल होती हैं। इस पार्ट से हम चलते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज
मिड ब्रेन पे, तो मिड ब्रेन पे जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या आप बोलते हैं? अभी खाना ना डाइजेस्ट हो, थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट होना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्टमक आपकी बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। फूड जाएगा, फूड की अपनी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, स्टमक में जो भी प्रोसेसिंग होनी है, या हार्ट बीट कर रहा है, क्या आप कह सकते हैं ऐसा करो थोड़ी देर हार्ट बीट ना करो, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर बाद बीट करना। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हार्ट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। तो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। तो ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज कहां से कंट्रोल होती हैं? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज मिड ब्रेन और इसके साथ हाइंड ब्रेन दोनों मिल करके कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन सी वॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं? अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ये तीनों पार्ट हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अगर आप मेडुला की बात करें तो मेडुला हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ज्यादा ना हो कम भी ना हो, सलाइवेशन के लिए, मुंह में सलाइवा आ जाता है किसी भी अच्छी चीज को देखते हुए। अगर आप पिज्जा देखते हो तो आपके मुंह में तुरंत सलाइवा आ जाता है, गुलाब जामुन देखने तो सलाइवा आ जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ उसे मेडुला की वजह से। दूसरा हम देखते हैं कि ये वोमिटिंग का सेंटर भी होता है, वोमिटिंग होती है हमें, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेडुला। इसके बाद मेन ऑर्गन हम देखें तो सेरेबेलम। सेरेबेलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। स्टूडेंट से क्वेश्चन आता भी है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू कैन से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और यू कैन से बैलेंस करने में कौन हेल्प करता है? सो इट्स अ सेरेबेलम पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इसके बाद हम देखेंगे तो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड निकल करके जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करती है, जो भी हमने आपको पहले बताया। सेरेबेलम पोर्शन को हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.